हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी सेट लाइफ साइंस 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंटेड विच सिंड्रोम। कह रहा है जो 21 नंबर क्रोमोसोम पर जो ट्राइसोमी हो जाती है वो किस सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ सिंड्रोम के बारे में पहले से मेंशन किया हुआ है। तो जैसे 21st क्रोमोसोम नंबर की जो ट्राइसोमी होती है वो रिप्रेजेंट करती है डाउन सिंड्रोम को। यानी कि डाउन सिंड्रोम कंडीशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि 2 होने चाहिए लेकिन वहां पर जाते हैं कितने, 3। तो ये हो जाती है ट्राइसोमी कंडीशन ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम जो रिप्रेजेंट करती है डाउन सिंड्रोम को। यानी कि आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, डाउन सिंड्रोम। उसके अलावा आपका आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड मतलब 18 नंबर पर ट्राइसोमी हो जाती है। पटाऊ में क्या होता है कि 13 नंबर पर आपकी ट्राइसोमी हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो आपकी मोनोसोमी कंडीशन होती है, यानी कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम हो जाता है। ये जनरली फीमेल्स में पाई जाती है। इन सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, तो फीमेल में केवल एक्स क्रोमोसोम रह जाएगा। उस कंडीशन को नाम देते हैं हम लोग क्या, टर्नर सिंड्रोम में एक्स जीरो कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, एक्स जीरो। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है मेल में, यानी कि एक्स एक्स वाई। यानी कि आपको इस तरह के मेल्स जो दिखाई देंगे उनमें क्या होगा कि मेल्स के अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल एक्स सिंड्रोम या फिर सुपर फीमेल बोलते हैं इसको। ये कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। एक्स वाई वाई सिंड्रोम, इसमें क्या होता है 2 वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं इन मेल में। तो ये इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, डाउन सिंड्रोम। हमने बाकी के सिंड्रोम भी देख लिए हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हो सकता है कि जो आपका कल एग्जाम होने वाला है वहां पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ जो इसको डिटेल में लिख रखा है उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम को हम लोग ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट अकर व्हेन ए पर्सन हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। जब क्या होगा उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21 नंबर पे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्राइसोमी 21। वहीं जो आपका क्लेनेफिल्टर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा आ जाएगा, यानी कि अब कंडीशन हो जाएगी क्या आपकी एक्स एक्स वाई। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम इज रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट फीमेल्स एंड कॉज्ड बाय ए मिसिंग और एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाएगा, या तो एक्स क्रोमोसोम जो दूसरा है वो एबनॉर्मल होगा या फिर क्या होगा, मिसिंग होगा। पटाऊ जो है वो आपका ट्राइसोमी 13 होती है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन में होगा उसमें 13 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। तो ये हमने देख लिया 101 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें कहा गया है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड। जब कभी हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करते हैं, उसकी स्टडी की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पेडिग्री एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, पेडिग्री एनालिसिस। इसके बारे में जरा देख लीजिए कि पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है। तो आप देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन जो मेल या फीमेल जो है वो कौन कैरियर है, कौन डिजीज्ड है, कौन नॉर्मल है। तो नॉर्मल को रिप्रेजेंट किया जाता है वाइल्ड टाइप से। जब कभी सर्कल बना होगा तो सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं वाइल्ड टाइप से। और जो इस तरह से जो चौकोर स्ट्रक्चर बना होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, मेल। सर्कल फीमेल है और जो चौकोर बना हुआ है वो मेल है। इसमें देखिए दोनों कलर भर दिए गए हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस मेल को। और इसमें अगर सर्कल में दोनों कलर भर दिए गए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस फीमेल को। वही अगर केवल सिंगल कलर है तो होमोजाइगस मेल को रिप्रेजेंट करता है और चौकोर है तो मेल हो जाएगा। अगर वही सिंगल कलर में राउंड है तो हो जाएगा आपका क्या, होमोजाइगस फीमेल। तो पेडिग्री एनालिसिस इज ए साइंटिफिक मेथड फॉर स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ जीन इन ह्यूमन. It is based on the idea that certain trait and genetic disorder are passed down through generations in a family. Pedigree analysis can help identify the person of inheritance for a trait or disorder and can be used to predict how it will be पास डाउन इन दी फ्यूचर जनरेशन। तो इसके द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि कैसे कोई डिजीज जो है जो जेनेटिक है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सब भी हम यहाँ पर
देख सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैचिंग कराना है आपको, तो देखिए सबसे अच्छा जो हमारे लिए क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं मैचिंग वाले। अगर इसमें से आपको एक दो भी ऑप्शन आ रहे होते हैं तो आप मैच करा करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। जैसे सबसे पहले दिया गया है प्लियोट्रॉपी। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील जो है वो दूसरे एलील के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जैसे मान लीजिए घर में दो भाई होते हैं, ठीक है, तो दो भाई में जो बड़ा वाला भाई है उसकी इसके छोटे वाले के ऊपर ज्यादा चल रही होती है, तो बड़ा वाला भाई छोटे भाई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। उसी तरह से जैसे मान लो एक भाई और एक बहन है, तो बहन की ज्यादा चल रही होती है तो बहन जो है वो भाई के ऊपर डोमिनेंट है। यानी कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो क्या होगा, आपका डोमिनेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक जेनेटिक फिनोमिनन होता है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन में चेंज होने से कई सारे जो है वो मतलब कैरेक्टर जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो प्लियोट्रॉपी इज जेनेटिक फिनोमिनन वेयर ए सिंगल जीन और म्यूटेशन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो आपका फिनाइल कीटोयूरिया है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सब आपके प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लो फेनाइल कीटोयूरिया में केवल एक जीन में डिफेक्ट हुआ और उस डिफेक्ट की वजह से कई सारे जो है वो फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो गए। जैसे मान लो स्किन कलर चेंज हो गया और किडनी और इन सब में बाल सफेद हो गए। इस तरह से जो कंडीशन पाई जा रही है वो केवल एक जीन में चेंज होने की वजह से कई सारे जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक जीन मैनी फंक्शन, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लियोट्रॉपी। प्लियो मतलब होता है ग्रीक में मेने मैनी, और ट्रॉपिक मतलब होता है अफेक्ट, तो यानी कि एक की वजह से कई सारे फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, उसे हम लोग नाम दिया क्या, प्लियोट्रॉपी। अब देखिए आप प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल मैच कराइए। प्लियोट्रॉपी में क्या हुआ, एक जीन मैनी कैरेक्टर, तो सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर, तो यानी कि आपका जाएगा फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट का थर्ड देखिए आपका बी ऑप्शन में मिल रहा है और 3 में मिल रहा है, यानी कि आपने 50-50 खेल लिया है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन जो है वो गलत हो गए। अब देखिए डोमिनेंस का मैंने बताया कि एक कैरेक्टर दूसरे एलील को सप्रेस कर रहा था, यानी कि एक एलील दूसरे एलील को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो डोमिनेंस मतलब हुआ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो प्लांट बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, टॉल बन रहे थे, क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है ओवर किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक एलील जो है वो दूसरे एलील पर डोमिनेंट होता है, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, सेकंड का फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ देखिए किस में जा रहा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में जा रहा है, तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है, और बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो आपने गलत कर लिए। वही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक टाइप का इनहेरिटेंस होता है जिसमें कई सारे जीन मिलकर के आपका एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपका आई कलर हो गया और स्किन कलर हो गया, ठीक है। तो अगर एक जीन मैनी कैरेक्टर तो प्लियोट्रॉपी, और मैनी जीन और एक कैरेक्टर, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या आपका पॉलीजेनिक। पॉली मतलब वो क्या, बहुत सारे, और जेनिक मतलब जीन। तो जब बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को गवर्न करेंगे तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, पॉलीजेनिक। और अगर वही एक जीन कई सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लियोट्रॉपी। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। को मतलब होता है साथ साथ, तो यानी कि जब दो एलील हैं और दोनों ही साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कोडोमिनेंस। तो देखिए यहाँ पे इन हेटेरोजाइगस बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कोडोमिनेंस। करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर लिंकेज। लिंकेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिंकेज होता क्या है। तो लिंकेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है उस पर दो जीन है और दोनों जीन जो है वो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो इस तरह के जीन को हम लोग नाम देते हैं क्या, लिंक्ड जीन। अगर वही क्या कंडीशन हो कि अगर मान लो क्रोमोसोम पर जीन तो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है लेकिन इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ये हो जाएंगे नॉन लिंक्ड। या फिर अगर वो क्रोमोसोम अलग अलग पर प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये इस क्रोमोसोम पर है और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर है, तब भी ये नॉट लिंक्ड है। तो लिंकेज में क्या होता है कि दोनों जीन जो है वो पास पास होते हैं, तो यानी कि आर लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज स्ट्रेंथ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। लिंकेज लिंक्ड जीन जो होता है लिंकेज स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बोला गया है लिंक्ड जीन आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस इंडिविजुअली। तो देखिए जब क्या होगा, जब मान लीजिए कोई जीन जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे से, तो
जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पर इस तरह से आकर के वो क्रॉसिंग ओवर होगा या क्याज़मा बनेगा। तो जब लिंक्ड जीन होते हैं तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाता है, तो वो सेग्रीगेट जीन नहीं हो पाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब उस क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का क्या रिलेशन है उसको भी जरा समझ लीजिए। When two gene on the same chromosome are closer to each other, this is known as linkage. जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास तो उसे हमने लिंकेज कहा। क्रॉसिंग ओवर ऑन द अदर हैंड अकर व्हेन टू जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम आर फार अपार्ट। और क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब जीन जो है वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज, ठीक है, 1/, क्रॉसिंग ओवर। अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो यानी कि लिंक्ड जीन ज्यादा पास पास होंगे तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो ये लिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रिलेशन है। तो आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट जाना चाहिए वो आपका जाएगा क्या, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका सेम टू सेम इससे ही रिलेटेड है, उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो लिंकेज अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, रिकॉम्बिनेशन का मतलब वो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन नाम दे रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन इन दी जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो पेरेंटल नहीं बनते हैं, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइब्रिड बनते हैं, ना पेरेंटल बनेंगे प्योर तरह से। और मतलब 50-50 रहता है, 50% आपके पेरेंटल बनते हैं, उसमें से आपका डोमिनेंट 25 है और रिसेसिव 25 है, और जो 50% जो होता है वो आपका हाइब्रिड बनता है। तो रिजल्ट इन दी पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, गलत है। कंप्लीट लिंकेज रिजल्ट इन हायर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन देन पेरेंटल टाइप। देखिए जब कंप्लीट लिंकेज है यानी कि कुछ कंडीशन इस तरह से है जैसे कि यहाँ पर दी गई है, ये आपका कंप्लीट लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर सही से हो ही नहीं पाएगा, तो उसमें आपका नॉन पेरेंटल का नंबर ज्यादा नहीं होगा। किसका नंबर ज्यादा होगा, पेरेंटल का ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। लेकिन हम फोर्थ स्टेटमेंट को भी जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एच जे मुलर कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट क्रोमोसोम मैप। तो एच जे मुलर में फर्स्ट क्रोमोसोम मैप नहीं बनाया था, फर्स्ट क्रोमोसोम मैप बनाया था वो बनाया था अल्फ्रेड एच स्टर्टीवेंट ने, जो एक अमेरिकन जेनेटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1913 में क्रोमोसोम मैप को बनाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा जाएगा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, वो मैंने यहाँ पे एक लाइन में बता दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैचिंग कराना है। और हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैचिंग जो है वो सबसे अच्छा आपका क्वेश्चन होते हैं सिलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए आपका बात की गई है ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, और जो हेरिटेबल भी होंगे। तो म्यूटेशन मैच कराइए किससे जा रहा है, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपका चला जाएगा फोर्थ का क्या, फोर्थ का चला जाएगा फर्स्ट। तो फोर्थ का फर्स्ट देखिए किस में जा रहा है, ये आपका एक इस ऑप्शन में जा रहा है और दूसरा आपका इसमें जा रहा है। तो यानी कि इन दोनों में से आपका कोई एक सही जाने वाला है, बाकी दो जो है वो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है वो जरा आप समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, तो इसकी जो दो आर्म निकली हुई है ना, इनको हमने नाम दिया है सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों हो गए आपस में, ठीक है। वहीं दूसरा क्रोमोसोम है तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो आप देखिए क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, नहीं। तो ये एक इसकी और दूसरा इस वाले क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पर तो वही कंडीशन बोली गई है, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है। तो थर्ड का चला जाएगा सेकंड। थर्ड का सेकंड देखिए आप किस ऑप्शन में जा रहा है, तो आपका जा रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में, थर्ड का सेकंड। तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। तो ट्रांसडक्शन में देखिए क्या होता है, जो आपका ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मीन ऑफ फेज डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ट्रांसडक्शन में जो है वो आपका बैक्टीरियोफाज लैम्डा इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट का चला जाएगा फोर्थ। और जो सेक्सडक्शन है इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मीन ऑफ प्लाज्मिड। जब प्लाज्मिड के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर होता है तो उसे हम लोग सेक्सडक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपका चला जाएगा आंसर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
इसमें बोला गया है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस प्रोवाइडेड द नेम्स पर्टेनिंग। तो इसमें एक जीन जो है वो जेनरिक था और दूसरा नेम जो है वो स्पेसीज का नाम था। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला गया है इंटरब्रीड एनिमल बिलोंग टू द सेम। तो देखिए जब हायरार्की में हम चलते हैं तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो स्पीसीज सबसे छोटा लेवल होता है। तो जो जीनस मतलब सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनमें इंटरब्रीडिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, यानी कि वो आपस में इंटरब्रीड कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जीनस ना होकर के आपका जाएगा क्या, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इन ए लीनियर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इस सीक्वेंस में आप लगा लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, फाइलम के बाद आती है आपकी क्लास। तो क्लास देखिए सब में आ रहा है। क्लास के बाद आपका आता है ऑर्डर। तो देखिए फैमिली वाला ये ऑप्शन है, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो क्लास के बाद आपका क्या आएगा, ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद आपका आता है क्या, फैमिली। तो ऑर्डर के बाद फैमिली एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। फैमिली के बाद आता है आपका जीनस, फैमिली के बाद आपका जीनस आएगा और जीनस के बाद आएगा स्पीसीज। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट जाने वाला है। और स्पीसीज जो है वही सबसे छोटी यूनिट होती है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बोला गया है लंग्स ऑफ रेप्टाइल आर लोकेटेड इन। तो जो रेप्टाइल के लंग्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। रेप्टाइल में जैसे हमारे कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे स्नेक और ये सब रेप्टाइल में ही आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है छिपकली का। ठीक है, छिपकली को हेमिडेक्टाइलस नाम दिया गया है। तो रेप्टाइल लंग्स आर लोकेटेड इन द मिडिल रीजन ऑफ देयर बॉडी बिटवीन देयर हेड एंड टेल। और हेड एंड टेल के बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग थोरेक्स रीजन नाम देंगे। Reptile breathe through their lungs, which are more efficient than amphibians and have a larger surface area for gas exchange। देखिए एब्डोमेन रीजन जो होता है वो ये पेट वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, थोरेक्स रीजन जो है वो आपका जस्ट एब्डोमेन से जस्ट ऊपर वाला रीजन है, यानी कि ये वाला रीजन जो होता है इसको थोरेक्स रीजन कह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें बोला गया है एक ग्रुप और मास ऑफ सेल बॉडीज विद इन द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड वाला जो एरिया है वहां पर जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसमें सेल्स के स्मॉल बॉडीज पाई जाती है, उसे क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रे मैटर इज फाउंड इन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इन कॉर्टिकल लेयर that line their surface. There is an anatomical convention that a cluster of neuron in the brain और spinal cord is called nucleus। उसे हम लोग न्यूक्लियस नाम देते हैं। उसके अलावा whereas a cluster of neuron in the periphery is called ganglion। तो दोनों में जरा सा डिफरेंस है। पेरीफेरी पर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, गैंग्लियन, और जो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, डी जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा गया है इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड इन। जो इंडियन जो राइनोसिरोस है, राइनोसिरोस मतलब एक सींग वाला गैंडा जो होता है, उसको काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे पहले और सबसे ज्यादा इनका नंबर जो है वहां पर पाया जाता है। तो इसका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं एक सींग वाला गेंडा जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और हमारे जो यूपी है, यूपी में भी दुधवा नेशनल पार्क में भी आपको राइनोसोरस देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर भी आप ये देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वाज फॉर्म्ड इन। जो IUCN जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948 को इन फॉन्टेनब्लू फ्रांस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा 1948, 5 अक्टूबर 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है फर्स्ट ट्रू जॉ वर्टिब्रेट बिलोंग टू क्लास। जो फर्स्ट ट्रू जॉ वर्टिब्रेट है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया था फर्स्ट वर्टिब्रेट टू डेवलप जॉज वर फिशेस दैट बिलोंग टू एक्सटिंक्ट क्लास प्लेकोडर्मी। वो बिलोंग करते थे प्लेकोडर्मी क्लास से, और जो इस टाइम पर क्या है, एक्सटिंक्ट है। द अर्लीस्ट नॉन जॉज वर्टिब्रेट अपीयर्ड इन द लेट और डिवोनियन एरा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं कि किस एरा में अपीयर हुए थे, तो वो आपका डिवोनियन एरा
लेट बोले या फिर अपीयर हुए थे सबसे पहले लेट और डिवोनियन एरा में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड अकॉर्डिंग टू डिक्रीज इन देयर बॉन्ड एंगल। तो देखिए प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें हमने थोड़ा सा आपको ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। तो द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड ऑफ चाल्कोजेंस आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजेस एज फॉलोज। तो देखिए H2O, H2S, H2Se और H2Te। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली सीरीज है 8 नंबर पे जो आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर से हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका हो गया क्या सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर आपका हो गया टेलुरियम। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है नीचे से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर जाएगा। द बॉन्ड एंगल इंक्रीज इन H2O बिकॉज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इसको पढ़ने के चक्कर में जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है वो मिस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसमें बोला गया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपका मिलता है ओ नाइट्रोफिनॉल में, 2 क्लोरोफिनॉल में, सैलिसिलिक एसिड में। इसके अलावा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन ओ नाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिलिक एसिड। तो जो आपका M वाला है तो ये क्लोरोफिनॉल नहीं जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, ओ क्लोरोफिनॉल। इसमें भी आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बाकी के ऑप्शन मैंने इसलिए बता दिए, हो सकता है कि इस बार ऑप्शन चेंज करके कोई और ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है for which the half life period is directly proportional to initial concentration of a solution। तो देखिए यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी डेफिनेशन में ही बोला गया है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है इफ द हाइड्राइड आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज 1 ग्राम मोल पर लीटर देन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो इसमें क्या बोला जाता है कि आपका वैल्यू लगानी होती है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो जो आपका लॉग माइनस लॉग 1 की जो वैल्यू होगी ये आपकी होती है कितनी, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एन एंजाइम एग्जिबिट हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज। तो Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसपे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो जस्ट हाफ हो जाती है। तो Km इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी और Vmax। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइसो एंजाइम इज कैरेक्टराइज्ड एज। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, तो आइसो एंजाइम की डेफिनेशन जो है वो कहती है कि ऐसे एंजाइम जो सिमिलर एंजाइम दैट कैटलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। एन आइसो एंजाइम इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज सिमिलर रिएक्शन बट हैज स्लाइटली डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। जिनका क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन रिएक्शन सिमिलर टाइप की कंडक्ट करें, उसे हम लोग आइसोजाइम कहते हैं। एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी आइसोजाइम एंड ऑफन ऑर्गन स्पेसिफिक एंड आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ आइसोजाइम, जैसे आपका क्रेटिनिन काइनेज की 3 फॉर्म्स पाई जा रही हैं, क्रेटिनिन काइनेज MM, क्रेटिनिन काइनेज MB एंड क्रेटिनिन काइनेज BB। जो MM होता है वो पाया जाता है हार्ट एंड स्केलेटन मसल में, MB जो होता है वो आपका पाया जाता है हार्ट एंड राइज व्हेन हार्ट मसल्स इज डैमेज, और जो आपका CB जब वो पाया जाएगा, BB तब पाया जाएगा जब फाउंड इन मोस्ट इन द ब्रेन एंड आल्सो इन स्मूथ मसल लाइक द यूट्रस और इंटेस्टाइन। तो ये अलग अलग लोकेशन है जो डायग्नोस्टिक में इनका यूज किया जाता है। अब आप ऑप्शन देखिए, तो डेफिनेशन में क्या कहा गया था, एंजाइम दैट कैटलाइज सिमिलर रिएक्शन, ठीक है, बट है स्लाइटली डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। तो सिमिलर रिएक्शन की बात किसमें की गई है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम दैट कैटलाइज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये जस्ट अपोजिट बोल दिया गया है, इसमें बोला गया है सिमिलर एंजाइम जो डिफरेंट रिएक्शन कंडक्ट करे, तो वो आइसोजाइम नहीं है। आइसोजाइम मतलब अलग अलग एंजाइम जो सेम टाइम की रिएक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग आइसोजाइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग कोएंजाइम क्लासिफाइड एज विटामिन। तो जो कोएंजाइम Q जो है इसको 1967 में एज ए मतलब विटामिन की तरह यूज किया गया था।
तो फ्रेडरिक क्रेन थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था कोएंजाइम Q10 को इन 1957 में एट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। द विटामिन लाइक न्यूट्रिएंट CO यानी कि को Q10 यूबीक्विनोन जो होता है डिस्कवर्ड इन 1957 एंड फर्स्ट यूज इन ह्यूमन इलनेस इन 1967। सबसे पहले 1967 में इसको ह्यूमन इलनेस में यूज किया गया। हैज द क्रूशियल रोल इन सेलुलर एटीपी प्रोडक्शन एज द कोएंजाइम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और फर्स्ट सेकंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और थर्ड को देने का काम करता है। तो ये आपका जाएगा क्या, कोएंजाइम Q। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो आपका सही आंसर है वो बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बोला गया कि एक NADH जो है वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे तो जब NADH से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पंप कराते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 प्रोटॉन मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और 4 प्रोटॉन मिलते हैं आपको कॉम्प्लेक्स सेकंड से, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है वहां से आपको मिलते हैं 2 प्रोटॉन। और एक ATP बनाने के लिए हमें जरूरत होती है 4 प्रोटॉन की। तो इस तरह से देखिए आपका हो गया कितना, एक ATP यहाँ से बन गया और एक ATP यहाँ से, और ये जस्ट हाफ हो गया। तो 2.5 ATP मिलता है, लेकिन हम लोग छोटे लेवल पर क्या मानते हैं, इसको पूरा मान लेते हैं 3। इसी तरह से एक FADH2 से हमें मिलता है कितना 1.5, लेकिन उसको हम मान लेते हैं 2। यानी कि अगले एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए NADH को हटा करके यहाँ से आपसे पूछ ले कि FADH2 से कितने ATP मिलते हैं, तो आप बोलेंगे कितना 2, या फिर आप बोलेंगे क्या 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी, 3 ATP आपको यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विच मॉडर्न मैमल इज रिलेटेड टू पिकिसिटस ए 4-फुटेड एक्सटिंक्ट मैमल। तो पिकिसिटस जो है वो 4-फुटेड एक्सटिंक्ट मैमल है, जो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देता है। इसके फॉसिल्स मिले हैं। पिकिसिटस एक्सटिंक्ट जीनस फॉर अर्लियर सिटेशियन मैमल। सिटेशियन से जो आपका वेल और ये सब मैमल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नॉन फॉर्म फॉसिल डिस्कवर्ड इन 48.5 मिलियन ईयर ओल्ड रिवर डेल्टा डिपोजिट्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो आजकल कहाँ पर है, पाकिस्तान में, वहां से ये 48.5 मिलियन ईयर ओल्ड जो है वो ये आपको मिले थे, जो फॉसिल्स है पेकिसिटस के। तो ये बताते हैं कि जो पेकिसिटस जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट वेल था एंड द फर्स्ट सिटेशियन डिस्कवर्ड विद द फंक्शनल लेग, जिसमें लेग्स पाए जा रहे थे, वो जो बाद में जो है फ्लिपर वगैरह में मॉडिफाई हो गए। तो ये किसका एंसेस्टर है, वेल का एंसेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्ट एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो RNA को जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अर्थ ने अपने आप को इवॉल्व किया तो DNA नेचर में ज्यादा स्टेबल था, इसलिए DNA को जेनेटिक मटेरियल बना दिया गया। तो फ्रेडरिक मिशनर जो है, जो साइंटिस्ट हैं थे, मतलब हु आइसोलेटेड द फर्स्ट क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ DNA। इन्होंने सबसे पहले क्रूड एक्सट्रैक्ट को आइसोलेट किया था और इन्होंने डिस्कवरी की थी जो RNA की। ठीक है, RNA वाज डिस्कवर्ड इन 1886 बाय फ्रेडरिक मिशनर अलोंग विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी और RNA की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी। एक एग्जाम में तो ये पूछ लेता कि न्यूक्लियन की डिस्कवरी किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशनर है जिन्होंने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। एविडेंस सजेस्टेड दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन इटीसी इवॉल्वड अराउंड RNA। ये सब RNA के अराउंड इवॉल्व हुए। तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा RNA था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया रेट ऑफ इवोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड इन। जो इवोल्यूशन का रेट्स होते हैं उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो जो रेट ऑफ इवोल्यूशन होता है उसको हेल्डन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी। तो आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जो 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर था उसके 25 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो मैं इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो कल आपका एग्जाम है, तो मैं आज ही इसका पार्ट 4 भी बना दूंगा ताकि आपका 2023 का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट शेयर करिए कि आपको और क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगले लेक्चर में चाहिए, तो वो भी मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।